हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आपका साल का पहला दिन बहुत बढ़िया रहा होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई होगी। कितने घंटे आपने पढ़ाई की है कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा कि हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है। चाहे आपका एम यूपी पीसीएस 2024 हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस 2025 एम हो, चाहे आप आर के लिए लगे हों, लेकिन आपने अगर कल पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पॉजिटिव मूव है। साल के पहले दिन ही बहुत ज़रूरी था वो, ठीक है। सुबह आपसे बात भी हुई थी इस बारे में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ आर एग्जाम के लिए, और जो अगला आपका यूपी पीसीएस 2025 होगा, जो कि 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीलिम्स का एग्जाम। घटना चक्र और ल्यूसेंट, क्या आप प्रीलिम्स निकालने के लिए इन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? क्या घटना चक्र और ल्यूसेंट बिल्कुल इरेलीवेंट हो गई हैं? क्या उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है? क्या उनसे बिल्कुल क्वेश्चंस यूपी से 2024 के प्रीलिम्स में नहीं आए थे 22 दिसंबर को? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ वन बाय वन, सो दैट साल के दूसरे दिन ही आपको किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे, क्योंकि यहाँ से आर के लिए अभी आपकी डेट आई नहीं है कि फाइनली प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा। बट स्टिल आपके पास कम से कम 3 महीने तो हैं ही। अगर मार्च लास्ट तक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं 3 महीने आपके पास हैं, और यूपी पीसीएस भी कहीं ना कहीं अगर मई या जून में जाता है तो आपके पास 5 महीने का अच्छा खासा समय है। 4-4.5 महीने का तो पूरा समय आपको दिखाई ही दे रहा है कि अभी हाल में होने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ से भी अगर कुछ चेंजेस करने होंगे जस्ट इन केस, तो वो आप कर ले जाओगे, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो ध्यान से इस चीज़ को अपने दिमाग में आप इम्बाइब कर लीजिए, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र और ल्यूसेंट के भरोसे अब एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं निकलेगा। आप एक पैटर्न को समझिए, आयोग का जो पेपर है उसको समझिए। जो पेपर आर का 11 फरवरी को हुआ था, जो लीक हो गया था बेसिकली, उसमें अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे, या अगर आप आर को ना भी देखो, अगर आप ये कहो कि वो तो आर का पेपर था, यूपी पीसीएस अलग पेपर होता है, सबसे रेप्यूटेड एग्जाम है यूपी पीएससी का, तो इस वजह से उसका अलग पेपर आता है। तो जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ है उसमें भी अगर आप देखोगे, इन डेप्थ क्वेश्चंस थे, मल्टी लेवल क्वेश्चंस आ रहे थे, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत क्लोज फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे थे, आपसे डेट्स पूछी जा रही थी, और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे डिमांड की जा रही थी पेपर के अंदर, या जो फैक्ट्स आपसे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलाकर पूछे गए थे, या जो करंट अफेयर्स इतना सब्जेक्टिव था, मतलब उसमें भी आपको टॉपिक पता होना चाहिए, जो प्रॉब्लम या जो इशू चल रही है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, वो आपसे पूछी जा रही थी। स्पेशली बायलैटरल रिलेशंस बहुत पूछे गए थे कि इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पेपर में एनालाइज करोगे, देखोगे, तो यू विल गेट कि अब सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र के सहारे अगर आप जाओगे तो उस तरह से चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देखो, प्रॉब्लम ये है कि आयोग लगातार अभी तक अगर आपने पेपर देखा हो तो धीरे धीरे जो वेटेज है उसको कम कर रहा है, वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को बदल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घटना चक्र इरेलीवेंट है। लोग उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर ले जाते हैं। घटना चक्र इरेलीवेंट नहीं होगी, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा अलग हुआ है। तो पहले 2019-20 तक चीज़ें बहुत ऐसी होती थी कि आपने सिर्फ घटना चक्र पढ़ लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के कहने कहीं 40 से 45 क्वेश्चन होते थे। 40 से कम तो नहीं आते थे, 35 तो मतलब हर हालत में आते हैं किसी भी साल। तो उस वजह से 35 में से अगर आपने कहीं ना कहीं 25-30 भी सही कर लिए और आपका स्टैटिक पोर्शन अगर घटना चक्र से तैयार है, आपका हो जाता था। 19-20 तक, 19-20 के बाद धीरे धीरे ये जो वेटेज है ये कम हुआ। मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिकली घटना चक्र क्या है, जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्व वर्जन है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो वो अगर आपने कहीं ना कहीं तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं आप पीवाईक्यू को हिट कर रहे हो। और कोई भी एग्जाम इस तरीके का जब होता है तो उसमें पीवाईक्यू को तो बेस बनाया ही जाता है। पीवाईक्यू से तो क्वेश्चंस या टॉपिक्स या थीम रिपीट होती ही होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको पेपर पूरा का पूरा घटना चक्र से देखने को मिल जाता था, एंड आप बहुत खुश रहते थे, आराम से आपका प्रीलिम्स निकलता था, आप मेंस निकल लिखते थे। धीरे धीरे 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, जो वेटेज है वो डिफरेंट होता गया पीवाईक्यू का, जो रिपीट हो रहा है। तो उस वजह से घटना चक्र का जो वेटेज वो थोड़ा कम होता गया। देखो, एलिमिनेट नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, लेकिन वो कम होता चला गया। और ये पैटर्न आपने 21 में देखोगे, 22 में देखोगे, 23 में देखोगे कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। 2024 में क्या हुआ, यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये आपको समझने की जरूरत है। पूरे पेपर के अंदर जो करंट अफेयर्स है वो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली डोमिनेट कर रहा था। जैसे 34 क्वेश्चंस थे, 34 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर्स के थे, लेकिन वो सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स था, वो ऐसे वन लाइनर टाइप का नहीं था। उसमें से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर टाइप थे, जिसमें आपसे सिंपल एक लाइन में एक शब्द में आंसर डिमांड की गई थी। उस वजह से क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस वहां पर आपको करने थे वो करंट अफेयर्स के, वो तो अलग हो गए। मतलब 34-35 जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, या 30 क्वेश्चन भी आप मान लो, तो वो आपके तरीके से अलग हो गए। अब जो स्टैटिक का पोर्शन आपका बचा, बेसिकली जो 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन बचे, उसमें अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र या ल्यूसेंट पढ़ रखी है, सिर्फ घटना चक्र ल्यूसेंट का अगर आपने कॉम्बो पढ़ रखा है और आप करंट अफेयर्स करके गए, तो 30 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स के पहले ही हट गए, उसको आप अलग कर दो। और जो घटना चक्र ल्यूसेंट के भरोसे आपने जो पढ़ाई कर रखी थी उसके बेसिस पे गए, तो 50 से 60 या मैक्सिमम 70 क्वेश्चन आपको वहां पर सॉल्व करने को मिले। मतलब उतना आप सॉल्व कर पाए बेसिकली। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि 50 से 60 या इवन 70 क्वेश्चंस तक अगर आपने बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज कर रखा है, तो 70 क्वेश्चंस तक आप आराम से अभी भी घटना चक्र ल्यूसेंट के सहारे बना ले जाओगे। और वहीं अगर आपने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो सही कर लिए, जैसे 10-15 क्वेश्चन सही कर लिए आपने, 18 सही कर लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके 80 या 85 या 88 के आसपास सही हो गए।
इसमें गलत भी तो हो रहे हैं भाई, जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपने छोड़ तो दिए नहीं, तो वो जो आपने अटेम्प्ट किए 88 के ऊपर 85 सही जो किए थे उसके ऊपर के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी ने 30 किए, किसी ने 35 किए, किसी ने 40 किए, वो क्वेश्चन आपके गलत हुए। अब जब क्वेश्चन गलत हुए तो उनसे नेगेटिव आया तो आपका जो नेट स्कोर है वो कम हो गया, वो डाउन हो गया। तो लेकिन जो आपके करेक्ट क्वेश्चन थे वो किस बेसिस पे आए, वो किस नॉलेज से आए, वो ल्यूसेंट और घटना चक्र की नॉलेज से ही तो आए ना। अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स को पिक नहीं किया था तो, और ये मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स को मैंने हटा दिया है, वो मैंने अलग से ऐड कर लिया है कि मान के चल रहा हूँ कि आपने 50% उसमें से सही कर लिया होगा। सो कंक्लूजन ये है कि अभी भी 50 से 60 क्वेश्चंस अगर आपने ढंग से घटना चक्र पढ़ी है तो आप पेपर में कर ले जाओगे। पूरे पेपर की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन उससे क्या प्रीलिम्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या आप उस पर भरोसा करके सिर्फ ये भरोसा कर सकते हो कि इससे एग्जाम निकल जाए? नहीं निकल सकता। लेकिन क्या इसको पढ़ने से कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान नहीं है। 50 से 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। एंड अगर आपको डाउट हो, अगर आपको ये हो कि नहीं ऐसा नहीं है, चलिए आप दिखाइए, तो मैं आपको एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन का बता भी दूंगा कि देखो घटना चक्र में ये सामने दिया है, क्योंकि उसमें वो चीज़ है, वहां से लोगों ने पढ़ रखी है, लोग पहले भी करते चले आ रहे हैं। देखो 2023 तक का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आप देखोगे मतलब हजारों वीडियो बने भाई, टॉपर्स ने प्रॉपर रिकमेंड कर रखा है, बता रखा है कि मैंने तो 10 बार पढ़ी थी, मैंने तो 12 बार पढ़ी थी, मैंने तो 15 बार पढ़ी थी। या तो फिर वो टॉपर झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप खुद क्वेश्चन करो ना, ये मैं नहीं कह रहा। टॉपर्स के जो वीडियोस पड़े हुए हैं, कम से कम 1000 वीडियोस पड़े हुए हैं हर साल के। 2019 के पढ़े हैं, 20 के पढ़े हैं, 21 के पढ़े हैं, 22 के पढ़े हैं, 23 के पढ़े हैं। तो 23 के बाद 24 में मतलब वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर अभी तक उससे पेपर निकल रहा था या अभी तक उससे 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे थे, तो 2024 का प्रीलिम्स ऐसा आया कि उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। दैट्स माय पॉइंट। आपको ये देखना है कि आपको अपना प्रीलिम्स निकालना है। अब उसमें अगर घटना चक्र आपको सपोर्ट करा है तो आप सपोर्ट ले लो, बाकी कोई और चीज कर लो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप ये मत करो, या ये आपसे नहीं कहा जा रहा है कि ये चीज गलत है। उसको स्मार्टली करो। सिर्फ उसके सारे जाओगे तो नॉलेज, जो आपका नॉलेज बैंक है ना, जो आपका नॉलेज बेस है, वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर अब जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगी है वो कहीं ना कहीं अब लैक कर रही है। या नए क्वेश्चंस आ गए तो नए क्वेश्चंस में कैसे करोगे भाई? उसमें आपको अलग से वो जो टॉपिक है, वो जो इशू है, उसके बारे में नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो आपको ये समझना है कि आपको स्टैंडर्ड सोर्स को पिक करना ही पड़ेगा, और वो आप अपने हिसाब से भी देखिए। मैं आज इंग्लिश वाला शेयर कर दूंगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं उनके लिए, जितना भी आरओ के लिए, यूपीपीसीएस 2025 के लिए, प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए बुक लिस्ट, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो उसकी आप हेडेक मत लेना। लेकिन आप ये भी देखो कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, किसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको आसानी है। देखो बुक्स में ये बहुत डिफरेंस होता है कि किसी में बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीजों को कम्युनिकेट किया गया होता है, आपको समझाने की कोशिश की गई होती है। किसी में थोड़ा सा जार्गन यूज किया गया होता है, बहुत ऐसी लैंग्वेज यूज की गई होती है कि वो उससे कंटेंट तो पतला हो जाएगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो करंट अगर अभी भी आप घटना चक्र ल्यूसेंट पढ़ोगे पूरे पेपर में, चाहे आरओ में भी 50 के आसपास क्वेश्चन, 55 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स पिक नहीं किया होगा तो आप 50-55 पर ही रह जाओगे। करंट अफेयर्स के मान लो 30 क्वेश्चन आए, उसमें से आप 15 कर लोगे, मैं मान के चलाऊं 50% कर लोगे। अगर एक कोई सोर्स भी आपने कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपके वही 60-65 क्वेश्चन आएंगे, उससे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स कर रहे हो और साथ में आप घटना चक्र कर रहे हो या ल्यूसेंट कर रहे हो, आपको एक होता नहीं है जैसे क्विक मनी होता है, तो वो इजी क्वेश्चंस हैं, वो ऐसी चीजें तो आपको तुरंत क्वेश्चन बना के देगी, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो कभी भी पेपर में आना बंद नहीं होंगी। देखो जो पेपर सेटर भी है ना, आप ध्यान से पेपर को 2024 वाले एनालाइज करो, आप आरओ का जो पेपर लीक हुआ था उसको भी एनालाइज करो। आप देखोगे कि आज भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में, 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो एकदम इजी टू मॉडरेट टाइप के होते हैं। वो ये एग्जामिनर भी आपसे चाह रहा है, जो पेपर सेटर है वो भी चाह रहा है कि कम से कम भाई ये तो कर लो, कम से कम ये तो कर लो। अगर आपने बहुत कम पढ़ाई की है, अगर आपने 2 महीने भी सिर्फ पढ़ाई की है ना, आपने हाल में तैयारी शुरू की है, कम से कम आप उन चीजों को सॉल्व कर लें। और ये आप खुद बैठो, किसी के कहने पे मत जाओ, आप खुद 2024 का 22 दिसंबर वाला पेपर लेकर के बैठो, आप देखोगे हाँ भाई 35 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आराम से डुएबल थे। हाँ, आपने अपनी गलती की कि आपने उनको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने ऑप्शन सही से फिल नहीं किया, या आपने ओएमआर में तो सही से जो करना था वो नहीं किया, बट पेपर में आपने सही से टिक किया था कि हाँ इसका ये सही होगा। तो ये सब अगर इशूज आ रहे हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट के इशू है। लेकिन जो आपने जहां से पढ़ा था वहां से तो चीज मिल रही है ना, इसलिए घटना चक्र ल्यूसेंट को अपना एक बेस बनाओ ही बनाओ। बेस बनाने का मतलब ये होता है कि भाई जो स्टैंडर्ड सोर्स से बेस बन रहा है उसके साथ में इसको इंक्लूड कर लिया। एक होता है सप्लीमेंट करना, कि आप एक चीज कर रहे हो और आपने पीछे से ये चीज भी कर ली, तो वो इसको अच्छा एक सपोर्ट देती है। तो आपको इसको बैक सपोर्ट की तरह रखना है। आप स्टैंडर्ड सोर्स हर किसी का एक रखो, जो भी इंपॉर्टेंट। और देखो चेस कैसे करना है, बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो टारगेट्स वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दे रखी है, कहां पर, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। काफी लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि वो चैनल लिंक से ज्वाइन करने पर मिल नहीं रहा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस इशू थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, आपको वहां मिल जाएगा। आप प्लीज वहां के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। उस पीडीएफ में सारी टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं, उनको आप डे वाइज फॉलो करिए। अपनी ये पर्सनल नोटबुक बना लीजिए, उसके हिसाब से उसको फॉलो करिए कि भाई ये मैंने कल इतने टारगेट्स थे, इनको मैंने किया या नहीं किया, इनमें से मैं कितने टारगेट्स को कर पा रही हूँ। इस तरह से अपने हिसाब से मैनेज कर लो। वो एक मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है, एक टेम्पलेट दिया है, उसके बेसिस पे जैसा आपके पास टाइम हो, किसी के पास 10 घंटे हैं वो अकॉर्डिंगली करे, ज्यादा करे, किसी के पास 6 घंटे हैं तो अकॉर्डिंगली करे। हाँ, 4, 5,
5-6 घंटे की पढ़ाई मतलब डेली मतलब कम से कम है। मैं क्यों मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना, मैं ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे पढ़ने से आर का प्री निकल जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसी बात कह ही नहीं सकता। तो वहाँ पर कम से कम आपको 4 से 6 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली। जो 10 घंटे पढ़ रहा है वो बीच में 1-2 दिन अगर गैप भी ले लेगा या उसका गैप किसी वजह से हो जाएगा तो वो मैनेज कर लेगा। वो इतना समझदार हो जाता है इंसान कि हाँ भाई मेरे ये 2 दिन गए हैं, 20 घंटे गायब हुए हैं, इनको मुझे कवर करना है, कंपनसेट करना है। तो वो जो टारगेट्स हैं उनमें आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब स्टैंडर्ड सोर्स से कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, वो टाइम टेकिंग है। घटना चक्र लूसेंट से करते थे तो टाइम नहीं लगता था। रीजन बीइंग कि आपने उसको 3-4 बार 5 बार पढ़ रखा है। भाई चौथी बार तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो 3 बार आप ऑलरेडी जब चीज़ों को पढ़ चुके हो तो वो टॉपिक्स बार बार आपके सामने से जा रहे हैं। 1-2 बार आपने खुद भी रिवाइज किया होगा क्योंकि आपका एग्जाम भी था, यूपी पीसीएस का आरओ का भी पेपर लीक वाला था, वो हुआ ही था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जो 6 टॉपिक दिए गए या 5 टॉपिक दिए गए या 10 टॉपिक हैं, कुछ भी है, उसका 50% से ज़्यादा आपको हर हालत में करना है। दूसरी चीज़ कि सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट से आपको उन टॉपिक को कंप्लीट नहीं करना है। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड सोर्स से करें। हाँ, अगर कहीं पर स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास जैसे अभी है नहीं तो आप कम से कम घटना चक्र और लूसेंट से उसको कर लें। बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं मिलेंगी। मान लो बलबन है, इल्तुतमिश है, इनके 20 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अब 20 फैक्ट में से मान लीजिए कि घटना चक्र लूसेंट में मिला करके आपको 15 फैक्ट मिले हैं, तो जब आप कोई स्टैंडर्ड सोर्स पिक करोगे तो कोई नया कंटेंट थोड़ी ना मिलेगा। 5 फैक्ट जो नए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, वहां से आपका काम हो गया ना। इस तरह से आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, अब आपने घटना चक्र रिसेंट से पढ़ा, उसमें मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं 17 हैं, तो 17 में से वहां पर 12 दिए हैं, अब वहां पर 5 नहीं दिए या 10 दिए, 7 नहीं दिए। आपको क्या करना है कि आपने जो स्टैंडर्ड सोर्स एनवायरनमेंट का उठाया, वो जो बची हुई चीजें, जो लेफ्ट ओवर थिंग्स हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, उनको आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका टाइम उतना नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हो कि लग रहा है अभी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने घटना चक्र लूसेंट पढ़ा तो वो बिल्कुल बेकार हो गई। आपको लग रहा है कि अब हम स्टैंडर्ड सोर्स से करेंगे तो हमको 4 की जगह 8 घंटे लगेंगे, तो हमारा हो ही नहीं पाएगा, हमारे टारगेट्स पूरे ही नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को आपको समझना है। तो पहले स्टैंडर्ड सोर्स से करिए, उसके बाद में जो घटना चक्र लूसेंट है उसको रिवीजन के तौर पर करिए। जैसे आपने घटना उससे जो मेन सोर्स है उससे किया, आपने देखा हाँ ये मेरा हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम अगर घटना चक्र लूसेंट के कंपेरिजन में ज्यादा लग रहा है तो वो ठीक है, वो तो ऑब्वियस है ना कि लगेगा, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है। बट उसके बाद में जब घटना चक्र से रिवाइज करोगे या लूसेंट से रिवाइज करोगे तो आप एकदम फुल प्रूफ हो जाओगे कि हाँ भाई अब मेरा डन है। मतलब ये बेयर मिनिमम चीजें हैं, इतना तो हर कोई पढ़ के जा रहा है, इतना आप करके जा रहे हो तो आप सेफ रहो, आप टेंशन मत लो। इसके बाहर से आएगा ना तो बगल वाला भी नहीं कर पाएगा, इतना श्योर रहो। जो रूम में आपके जितने लोग बैठे हैं, मान लो आपके रूम में 50 लोग बैठे हैं, आपने घटना चक्र लूसेंट करिए, उसके अलावा आप स्टैंडर्ड सोर्स से ढंग के उस टॉपिक को पढ़ के गए हो और फिर भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं लाना है कि भाई मैंने तो इतनी पढ़ाई की, मैं तो तब भी नहीं क्वेश्चन कर पा रही हूँ। अरे भाई उस बगल वाले को क्या गारंटी है कि आता होगा? जो सोर्स आप पढ़ रहे हो वो भी वही पढ़ रहा है। और स्टैंडर्ड सोर्स में भी ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स है तो उसमें अगर 100 में से 90 चीजें दी हैं तो जो बगल वाला सोर्स किसी का होगा जिससे उसने पढ़ा होगा तो उसके 100 में से 120 चीजें होंगी, वो भी कहीं ना कहीं 100 में से 90 अगर आपके में है उसके में भी 92 या 80 होंगी। तो बहुत ज्यादा 19-20 का डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं होता है कि 10 और 20 का डिफरेंस हो। तो इसको लेकर के अब वो चीज वही है कि जब 2-3 महीने पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर खुद आ जाएंगी, तुमको पता लग जाएगा कि नहीं यार इतना ही पढ़ सकते थे, इतना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है चीजों को याद करना किसी टॉपिक की, और इतना ही इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना कैसे होता है, टारगेट कैसे करना है, आपने सोर्स लिया जो भी आपका है स्टैंडर्ड सोर्स, अब आपने उठा, आपने एक चैप्टर से शुरू कर दिया, फिर 1, 2, 3, 4, वो मोनोटोनस हो जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, आप फॉलो नहीं कर पाओगे उस शेड्यूल को। आपको जो PYQ है उससे पहले बेस बनाना होता है, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बार बार पढ़ो, देखो PYQ में क्या पूछ रहा है, उनके ऑप्शंस पर ध्यान दो। जब आप PYQ के ऑप्शंस पर ध्यान दोगे, क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगा, वो तो आपको याद ही हो जाएगा। लेकिन जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जो थीम पूछी जा रही हैं, जो आपके बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको आपको पिक कर लेना है। आप उनको आप चाहे अलग लिख लो, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर आ जाओ, वहां पर इंपॉर्टेंट PDF पड़ी हुई है, टॉपिक्स हैं, भाई बैठ करके मिला लेना। 1.5 साल पहले वो भेज चुका हूं, आज भी उन्हीं में से चीजें आ रही हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि देखो मैंने किया था तो आ गया, ये ना भाई, वो चीजें वहां बताई गई हैं, वो PYQ आयोग ने दिया है, वो PYQ उनके हैं, उसमें चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं पढ़ोगे तो क्या कहीं और से पढ़ोगे? मतलब कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है भाई। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो PDF या तो मैंने बना के दे दिया वो ले लो, या फिर अपना खुद से मेहनत कर लो और उसको टॉपिक्स को तैयार करते जाओ, अपना कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो, इन्वायरमेंट के ये 20 टॉपिक है, पॉलिटी का ये 20 टॉपिक है, ये इसके हैं, या फिर जो टारगेट चल रहे हैं उनमें से हेल्प ले लो। मतलब कुछ तो करोगे ना भाई, उनको लेकर के उनको पढ़ना शुरू करो। थोड़ा टाइम लगेगा, समझोगे धीरे धीरे, पहले दिन टाइम लगेगा, दूसरे दिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीजें आसान होती चली जाएंगी, जो रिवीजन है वो आपका बेटर होता चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये
स्ट्रेस होगा इस चीज़ का कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और 100% चीज़ों में से अगर 60% चीज़ें भी कर रहे हो ना तो सही हो, कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको पहले 4 घंटे लग रहे थे अब आपको 5 घंटे लग रहे हैं। भाई लगा दो 1 घंटा, भाई अगर एग्जाम निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसमें ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत करे हो जाएगा। और सिर्फ अगर स्टैंडर्ड सोर्स के बिना सोचो कि घटना चलो ल्यूसेंट से हो जाए, कहीं ना कहीं रह जाओगे। वही मतलब है कि हमेशा कट ऑफ से 10-15 नंबर या बॉर्डर लाइन के आसपास रहोगे या उसके पहले रहोगे। बहुत अच्छे से अगर पढ़ रखा है और टेस्ट वेस्ट लगा रखे हैं तो भी कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन के पहले या उसी के आसपास रहोगे। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी तो जो टेस्ट में सीखोगे वो भी कहीं ना कहीं देखो आयोग इतने पेपर बीच में ले चुका है अपने, और इतने साल से सेम पैटर्न पे वो चीजें बना रहा था कि चीजें एक्सपेक्टेड थी। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट वही 2021 वाली चल रही थी, इंसान वही पढ़ के जा रहा था। मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, लाइव स्टॉक सेंसस, मतलब इतने शॉर्ट टॉपिक्स हो गए थे कि इनसे क्वेश्चन आता है ये पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन आता है ये पढ़ लो। और वो चीजें यूट्यूब पर 2000 वीडियो है, वो वीडियोस यूट्यूब पर कम से कम 2000 हैं, और बच्चे जितने हैं सबने वो देख रखा है। तो अगर वो चीजें आ जाएंगी तो मतलब सोचो 150 में से आदमी 120 सही कर लेगा, तो फिर कंपटीशन किस बात का, कट ऑफ किस बेसिस पे जाएगी। तो भाई वो भी तो इवॉल्व करेंगे ना। और पेपर लीक हो गया तो ऑब्वियसली अब बात है कि वो थोड़ा सा जो पेपर का लेवल है उसको भी थोड़ा डिफरेंट करेंगे, कुछ उटपटांग चीजें भी आएंगी, कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी लगेंगे, कुछ एकदम ईजी भी होंगे। आपको लगेगा ये क्या है भाई, NaSCO3 आपसे पूछा गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट आपसे पूछा जा रहा है, आपसे जो ये डायबिटीज होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो जो एक पेज पे 10-12 साइंस के क्वेश्चन ऐसे दिए थे ना, वो क्या थे, मतलब वो तो आप, मुझे लग रहा है वो तो आप हाई स्कूल की जो नॉलेज है उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर लोगे। अगर आप साइंस के बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो तब भी आप कर लोगे। प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, जो विटामिन वाला जो क्वेश्चन है वो था ना जिसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है वो आप हाई स्कूल की नॉलेज के बेसिस पे भी कर लोगे। ना विश्वास हो आपको अभी किसी हाई स्कूल के बच्चे से आप पूछ लेना, ऐसे ही रैंडम पूछ लेना, अपने भाई से पूछ लेना, अपनी बहन से पूछ लेना कि बेटा आप इसको जानते हो जरा ये क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग, वो लगा देगा। वो हाई स्कूल में होगा लगा देगा, LPS का होगा, CMS का होगा, कहीं का भी होगा वो लगा देगा बच्चा, सरस्वती विद्या कॉलेज का होगा वो लगा देगा कि हाँ भैया इसमें ये होगा। तो समझो बात को, पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से खुद को एडप्ट करो, थोड़ा सा इवॉल्व करो, अपने जो सोर्सेस हैं उन्हें स्टैंडर्ड सोर्स, और सिर्फ एक सोर्स जो मैंने बताए आपको समझ में नहीं आते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अदर भी एजुकेटर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप उनके सोर्सेस को भी, उनकी बात भी सुनिए, देख लीजिए कि भाई हाँ ये जो बता रहे हैं क्या ये मेरे लिए काम का है, अगर काम का हो तो आप वो सोर्स कर लीजिए, मुझे इससे कोई वो नहीं। आपको जो आपके प्रीलिम्स निकालने के लिए हेल्प करे चीज़ें वो चीज़ें फॉलो करो, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। और घटना चक्र सॉल्यूशन साथ में करोगे बहुत हेल्प मिलेगी भाई। हजारों वीडियोस टॉपर्स के पढ़े हुए हैं उन किस, लेकिन वो जो बता रहे हैं चीजें उन्हें समझो। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसको 8 से 10 बार पढ़ा था, मैंने तो PYQ को इतना अच्छे से पढ़ा था कि रात की अगर 2 बजे भी 3 बजे भी आप मुझसे नींद में क्वेश्चन पूछ लो तो आई विल बी एबल टू आंसर। आप समझ रहे हो कि उन्होंने किस लेवल पे हार्डवर्क कर रखा है, किस लेवल पे उन्होंने मेहनत कर रखी है। यहाँ पर आप एक बार सोर्स को पढ़ लेते हो, दूसरी बार रिवाइज करने में आपको लगता है अरे यार ऐसे कैसे होगा, वो 10 बार रिवाइज कर रहे हैं, 12 बार रिवाइज कर रहे हैं, नींद में भी हैं तभी वो उस चीज को रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस लेवल का कमिटमेंट उनका था टुवर्ड्स PYQ, और आप PYQ को लाइटली ले रहे हो, आप सोच रहे हो कहीं और से कुछ होगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप आज इसको पूरा सुन के गए होगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरीके का कोई डाउट आपको रहेगा। टेलीग्राम चैनल अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन कर लेना, फायदे में रहोगे, बाकी में लॉस आप ही का है बाद में। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल सर्च करोगे मिल जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो पहली बार आप आज पहुंचा है साल के दूसरे दिन आप तक, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यहाँ से आने वाले हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, चाहे वो ARO हो, चाहे वो UPPC 2025 हो। थैंक यू सो मच। और डिफरेंट तरह की चीजें आएंगी, मेंस का भी बताने वाला हूँ, चीजें प्लान कर रहा हूँ, काफी लोड भी रहता है तो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे प्लान कर रहा हूं। वो चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जुड़े रहोगे तो पता लगेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा वीडियो कौन सा आया क्या आया। काफी लोग ऐसे हैं जो बाद में अब ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको बाद में नोटिफिकेशन वगैरह जा रही है या पता लग पा रहा है, तो उनका यही है कि भैया अगर पहले मिल गया होता तो मेरा जो पेपर है वो बहुत बेटर हुआ होता UPPCS का। कोई बात नहीं भाई, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ARO भी लगा हुआ है, UPPC 2025 भी है, ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम की खासियत यही है, टाइम जब वेस्ट हो जाता है तब इंसान रिग्रेट करता है, और जो इंसान टाइम के रहते खुद को संभाल लेता है और सही डिसीजन सही जगह पे आप ले लेते हो, वो फिर आगे निकल जाता है। तो आपको आगे निकलना है, सही टाइम पर सही निर्णय लेना है, और टाइम को इज्जत दोगे तो वो तुम्हें इज्जत देगा। बाकी भाई समझदार हो, अपने स्तर से देख लो।